आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन व हज़रात, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं आज जनाब वसीम जबरान साहिब। आप शायर हैं, अफसाना निगार, कालम निगार और नकाद। आपका ताल्लुक दरस तदरीस से है और आजकल तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू आर्मी पब्लिक कॉलेज मरी 2002 से अब तक वहां पे लोगों को तालीम जैसी नेमत से नवाज रहे हैं, तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को पढ़ा रहे हैं। और चूंकि हमारा जो कलमकार इंटरनेशनल का जो मकसद है, हम जितने भी हमारे कलमकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं और जितने भी जहां जहां भी लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तारुफ उनका डेफिनेटली और इंटरव्यू, ताकि लोग उनसे सीखें। और हम अपने माशरे को जब देखते हैं तो बड़ी बेराह रवी भी है और बड़ा तशद्दुद है, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, एक दूसरे के साथ मार धाड़ और ये चीजें जो है बहुत ज्यादा हैं। I'm सॉरी। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी शोरा हजरात हैं या लिखारी हैं, अपने कलम की ताकत से लोगों के रवैयों को और पाकिस्तान के माशरे में तब्दीली लाएं और एक मुस्बत रवैया हो, ताकि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे के अकीदे, एक दूसरे के अकायद पर बजाय इसके कि उनको हम ताना और तशनी या उनकी एहानत करें, बल्कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें ताकि हम पाकिस्तान को एक अच्छी रियासत बना सकें। तो मैं थोड़ा सा और तारीफ करना चाहता हूँ। आपने बहुत ज्यादा लिखा, आपकी गजलें, आपकी शायरी जो है वो मुख्तलिफ बड़े बड़े रिसालों में शाया हो चुकी है, हो रही है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो तसरीफ हैं, ये शायरी किताब है तुमसे कहना था, और रती गली की लड़की अफसानों का एक मजमूआ है, अपना टाइम आएगा, तमाम दुख है, शायरी की किताब है, रूमूज अदब जो है वो गाइड बुक उर्दू है और ये पढ़ाई जाती है फेडरल बोर्ड के मुख्तलिफ स्कूलों में। और छापने वाले हैं जनाब ये चौधरी गुलाम रसूल एंड सन्स लाहौर से। तो बहुत ही उम्दा शख्सियत है, धीमे लहजे के मालिक, और धीमा लहजा कि जो आपके दिल और रूह पर असर करे। और आपने मुख्तलिफ कालम भी लिखे। तो हम बात करते हैं जनाब वसीम जबरान साहब से, और आज हमारी कलम का इंटरनेशनल की शख्सियत है जनाब वसीम जबरान साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ बैठें और कुछ गुफ्तगू करें। तो मैं कलमकार इंटरनेशनल का और आपका बेहद ममनून हूँ। तो जो भी आप सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी शायर से, किसी भी कलमकार से, मुसन्निफ से, तो डेफिनेटली हमारा जो मकसद यही होता है कि हम अपनी कलम से ऐसी खूबसूरती या ऐसा मुआशरा कायम करें, ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे मुआशरे में जो कमी बेशियां हैं या कमियां हैं या मुसीबतें हैं या मसाइल हैं, उनको भी उजागर करते हैं, ताकि उनका कम अज कम उनको लोगों उन तक पहुंचाया जाए, उनको ज़ाहिर किया जाए। हल तो हमारे पास नहीं होता, हल तो हुकूमत वक्त के पास होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो आइडिया होता है वो हमेशा कलमकार या हमेशा स्कॉलर देते हैं, उलमा देते हैं, और उलमा ही हुकूमतों, मुल्कों को, कौमों को सुधारते हैं। तो जनाब अपने थोड़ा सा अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए कि आपने इब्तिदाई जिंदगी कैसे कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी, और अपनी तालीम के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए, अपने इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से। जी शुक्रिया सर। जी,
इब्तदाई जिंदगी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक जो है वो साहिवाल के इलाके से है। और मेरे दादा की ज़मीन जो है वो साहिवाल के करीब एक गांव है, 148 चक, तो वहां पर थी। तो वालिद साहब जो हैं वो उस दौर में मास्टर डिग्री उन्होंने की, एमए किया, और उसके बाद वो दरस तदरीस से वाबस्ता हुए। तो उनकी जॉब जो थी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में थी जो कि खानेवाल में था। जी जी। तो इस वजह से फिर वो मुंतकिल हो गए खानेवाल में। और फिर वक्त के साथ साथ दादा ने भी वो जो जमीन वहां पर थी वो फरोख्त कर दी और खानेवाल को अपना मस्कन बना लिया। हम्म। तो इस तरह से तालीम का सिलसिला वहां पर शुरू हुआ। और वक्त जैसे जैसे गुजरा तो मेरी कुछ किताबों की तरफ रुझान हो गया और मैं बच्चों की कहानियां पढ़ने लगा। और अदब की तरफ रुझान के हवाले से बताता हूँ कि इब्तदाई जिंदगी में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर किताबें पढ़ने से बल्कि अक्सर गुरेजा होते हैं और ब्रेक में खेलते हैं। तो हमारा जो स्कूल था वो गवर्नमेंट का स्कूल था। तो उस स्कूल में ग्राउंड तो जाहिर है अच्छे होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, जो पुराने गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के। तो उसमें खुले मैदान होते हैं और बच्चे खेलते हैं। तो जो हमारा इदारा था उसके सामने कुछ दुकानें थी। जी तो जी। वहां पर बच्चों की दिलचस्पी की मुख्तलिफ चीजें होती थी, खाने पीने की चीजें। तो अक्सर बच्चे मैंने देखा था उस वक्त, ये मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जब हम चौथी पांचवी जमात में पढ़ते थे। तो बच्चे वहां से मुख्तलिफ किस्म की चीजें खरीदते खाते, तो मैं भी उन दुकानों पर जाता था। तो एक बार मैं जब वो कोई चीज लेने के लिए गया तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ कहानियों की छोटी छोटी किताबें होती थी और उस जमाने में वो 50 पैसे की एक किताब मिल जाती थी। जी जी। तो मैंने, और उन जमानों में जेब खर्च भी इतना ही होता था, कोई 1 रुपया मिल जाता। तो अब मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये किताब पढ़ें। वो उसमें इसी तरह की कहानियों की किताब थी जैसे होती हैं शहजादी गुड्डू मधुखारी। जी जी जी। तो मैंने वो किताब लेकर जब पढ़ी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मेरा रुझान ये हो गया कि बजाय कोई खाने पीने की चीज खरीदने के, मैं उधर से एक किताब खरीद लेता और रोज किताब पढ़ता। तो वक्त गुजरता गया तो वो कहानियों की किताबें काफी मैंने ज्यादा पढ़ ली। तो इसी दौरान में एक दिन वाकया हुआ, ये दिलचस्प वाकया है कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट था, आसिफ नाम का। तो वो हम जब छुट्टी होती थी तो इकट्ठे घर की तरफ जाते थे पैदल ही। जी। तो एक दिन उसने कहा कि आए थोड़ी देर घर में बैठ कर फिर चलते हैं, फिर मैं आपके साथ ही जाऊंगा तो फिर वहां हम खेलेंगे। तो इधर से ही बैठते हैं कुछ देर, तो चले जाते हैं, खाना वाना कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो उसकी वालदा जो है वो, उनके आसपास जो है वो कहानियों की कोई सैकड़ों किताबें पड़ी हुई थी, बिल्कुल अच्छा। नई। वाह वाह। तो हाँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि ये क्या सिलसिला है। तो पता चला कि उसके वालिद जो हैं वो किताबें, उनकी दुकान थी किताबों की, तो हाँ। वहां पर वो बच्चों की कहानियों की किताबें भी रखते थे। तो मैंने कहा कि ये तो मैं पढ़ता हूँ। तो उसकी वालदा ने कहा कि ये तो पढ़ता ही नहीं है और इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ किताबें दें पढ़ने के लिए, मैं पढ़कर वापस दे दूंगा। तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप रोजाना इसको एक कहानी सुनाएं और उसके बदले में फिर 2 3 ले जाएं। हम्म। तो अब ये जो सिलसिला था, मैंने कहा ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो अच्छा मैंने अच्छा। उसको एक कहानी सुनाई, जो हाँ। कि वो कहानी की वो छोटी सी किताब होती थी जिसमें कोई 20 30 सफ़े की कहानी होती। जी जी। तो वो जब वो मैंने सुनाई और 2 4 किताबें उनसे ले गया। तो उसके बाद ये हुआ कि वक्त गुजरता गया तो मैं रोज एक कहानी सुनाता था। अब फिर ये हुआ, मैंने सोचा कि इतना टाइम लगता है
जी। इसको कहानी सुनाने में, और फिर मैं अपनी किताब लेकर जाता हूँ। हम्म, तो यहाँ पर मैंने ये किया कि दो तीन सफा, अच्छा वो इंटरेस्ट फिर भी नहीं लेता था, लेकिन सुन रहा होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें ये हुआ कि मैं कई दफा ना दो सफे स्किप कर जाता, अच्छा। तो अगले आगे शुरू कर देता। तो वो कहता है कि ये कैसे हुआ अभी तो जो आप बता रहे हैं, तो वो कहानी में यहाँ ऐसे था कि मतलब शहजादी तो महल में थी, तो ये इधर कैसे चली गई। हम्म, तो मैं फौरी तौर पर अपने जहन से घड़ कर, भाई आप गौर से नहीं सुन रहे, हुआ ये था कि वहां से यूं हुआ। अच्छा अच्छा। तो तो यहाँ से तख्लीकी सलाहियत जो है वो अपनी मर्जी से, अगरचे वो मैं उसको जल्दी खत्म करने की गरज से कर रहा था, लेकिन वहीं से काफी कहानियां पढ़ने के बाद इतना आइडिया हो जाता था कि यहाँ से ये हुआ है, तो मैं उसको ऐसे बता देता था। तो ये थी इब्तदा। फिर ये हुआ कि एक तालिब इल्म था पांचवी जमात में, उसने कहा कि मैं कहानी जाहिर है फिर बैग में भी होती थी, तो उसने कहा हो ये आपके पास है, जैसे उम्र यार वगैरह उस वक्त हम पढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि ये आप मुझे दें तो मैं आपको एक और मेरे पास भी कई कहानियां हैं। तो मैंने कहा दिखाओ, तो उसने एक दिखाई, इश्तियाक अहमद का एक नावल था, 140 पेज का वो हुआ करता था। तो उसमें था इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज। अब वो जासूसी एक कहानी थी। तो मैंने पहली दफा वो नावल जो है वो पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने से कहा कि इस तरह के आपके पास कितने हैं, तो उसने कहा ये तो बहुत हैं, ये तो हर महीने 4 नावल आते हैं। तो वो फिर मैंने वो पढ़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह से वो एक तो कहानी पढ़ने की तरफ रुझान बढ़ता चला गया, और दूसरा हम्म, किताबों की तरफ माइल हो गए और ज्यादा। फिर इस तरह हुआ कि हाई स्कूल में आ गए। तो हाई स्कूल में आकर तो वालिद साहब उसके एक हाई स्कूल के हेडमास्टर भी थे। मैं खैर दूसरे स्कूल में पढ़ता था, तो मैंने उसकी लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ना शुरू की। उसके बाद उसमें हाई स्कूल लेवल था, तो बच्चों की कहानियां कम होती थी, अदबी किताबें भी होती थी। जी जी जी। तो मैं यहाँ से फिर मैंने अदबी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वालिद साहब के स्कूल में कई दफा जाकर तो वहां से एक साथ ही बहुत सारी किताबें ले आता था, जैसे 20 30, और वो फिर मैं पढ़ता रहता था। तो बाज किताबें उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरे जहन में ये होता था कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जी तो जी जी। इस तरह से अदब की तरफ रुझान बढ़ता रहा, और ये सिलसिला आगे चलता रहा। तो शायरी की तरफ रुझान भी उसी जमाने में हुआ है, और उसका आगाज 7वीं जमात में ही हो गया था। 7वीं जमात में मेरे जो उर्दू के उस्ताद थे, उन्होंने वो रीडिंग जब करवाते थे, तो वो कहते हैं कि आपकी उर्दू अच्छी है, तो आप शेर क्यों नहीं कहते। बहुत वो अच्छा। चूंकि वाह। शायर थे, हम्म, अमीन शाह नकवी उनका नाम था, और वो बिल्कुल शायराना हुलिये के थे, लंबे बाल और बिल्कुल शायराना अंदाज में गुफ्तगू करते। तो उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएं मैं कैसे लिखूं। उन्होंने कहा थोड़ा सा बताया वजन का और रदीफ काफिये का, और फिर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान पर नज्म लिख कर लाएं। जी। तो मैं एक नज्म लिख कर ले गया, और उसमें इसी तरह के अशार थे कि सब्ज़ो सफेद है परचम अपना, जिस पर चांद सितारा है, इसकी अजमत अपनी अजमत, ये अरमान हमारा है, इसकी इज्जत हुर्मत करना, ये आंखों का तारा है। इस तरह की नज्म। और फिर इसी तरह से कोई चिड़िया घर पे, कोई किसी, तो हम्म, वो छोटी छोटी नज्में लिखी। तो उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई, उन्होंने कहा आप तो शेर कह सकते हैं, आप कहें। अच्छा, हम्म, ये सिलसिला चल रहा था। फिर 9 10th आ गया, तो फिर उसमें अब जब आप पढ़ते हैं, तो फिर आप के पास अखीरा अल्फाज भी आ जाता है, फिर आप लिख भी सकते हैं। तो मैं सोच रहा था उन दिनों में कि क्यों ना बच्चों की कहानियां लिखी जाए। अच्छा, इसमें ये भी बात है कि हमारे घर में जंग अखबार जो है वो और इमरोज अखबार शुरू से आते रहे हैं। तो उस वक्त इमरोज अखबार में बच्चों का सफा होता था। तो मैंने उसमें कहानियां लिखना शुरू कर दी, और वो छप जाती थी। हम्म, अजीज असरी साहब उसके एडिटर होते थे। तो जब मैंने पहली कहानी छपी,
तो मैं उधर अपनी साइकिल पर गया और जाकर मैंने बाजार से जब वो अखबार खरीदा और उसमें कहानी छपी हुई थी, तो ये पहली दफा अपना नाम इस तरह से छपा हुआ देखना, ये बड़ी खुशी की बात थी। बड़ी खुशी की बात तो होती है वाकई। हाँ जी। मैंने लाकर दिखाई कि ये देखे मेरी कहानी छपी है। हम्म। वालदैन ने भी अप्रिशिएट किया। तो अब यहाँ से फिर वो मेरे दिल में आ गया कि मेरा नाम छपेगा, मैं और कहानी लिखूं, तो मैं कहानियां बच्चों की लिखता चला गया। तो इसी तरह से रुझान और ज्यादा होता गया लिखने की तरफ। फिर जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए, कॉलेज में आ गए, तो फिर मैंने शायरी जो है उसका एक बाकायदा कह सकते हैं कि आगाज करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर भी मुझे जो उस्ताद मिले जैगम शमीरवी साहब, वो भी शायर थे। तो उन्होंने मैंने उनको एक दो अपनी गजल सुनाई जो टूटी फूटी उसको लिखी थी। तो उन्होंने इस्लाह की और बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा आप शायरी करें। तो इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद हमारे उस एरिया में बेदिल हैदरी साहब एक बहुत बड़े उस्ताद शायर थे, और मुझे एक दो मुशायरों में बुलाया गया, तो वहां पर बेदिल हैदरी साहब से मुलाकात हुई। तो तो ये आप फिर लाहौर की बात अब कर रहे हैं, खानेवाल की बात? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ खानेवाल की, कि बेदिल हैदरी साहब जो हैं वो कबीरवाला में मुकीम थे, जी। और उस्ताद शायर थे। और उनके वो तो बड़ा शागिर्द, नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है। बड़ा जी। नाम है जी उनके जी। शागिर्द इस वक्त। तो बड़े उम्दा डॉक्टर अख्तर शुमार थे उनके शागिर्द। तो उसी जमाने में डॉक्टर अख्तर शुमार साहब से भी मेरे एक ताल्लुक बना। फिर उसके बाद नासिर बशीर साहब हैं, प्रोफेसर नासिर बशीर साहब हैं। तो बेदिल हैदरी साहब ने हकीकत में ये है कि मुझे ये बताया इब्तदा में कि किस तरह से शेर में खूबियां होती हैं और खामियों से कैसे बचा जाए। तो तबीयत जो है वो शेर की तरफ माइल थी, तो बस मैं अशार कहता रहा। और फिर ये हुआ कि मैंने तकरीबन उस जमाने में जो बीए से पहले जो कुछ लिखा था, ग्रेजुएशन से पहले तक का, तो वो डायरियां जो मेरे पास थी वो फिर मैंने मुस्तरद कर दी। जब मैंने उसको नए सिरे से देखा कि खामी क्या है, खूबी क्या है, तो उसको मुस्तरद करते फिर एक नया आगाज किया। उसके बाद फिर मुशायरे भी चलते रहे और पढ़ाई भी चलती रही। हम्म। और फिर तो मैंने एमए उर्दू कर जी लिया। जी जी। और एमए उर्दू करने के बाद दरस व तदरीस से वाबस्ता हो गए। पहले खानेवाल में कॉलेज में पढ़ाता था, फिर वहां से फिर मैं पत्तोकी में आ गया, अरे, लाहौर डायसिस के इदारे में। और वो भी एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहां मैंने ज्यादा अरसा नहीं गुजारा, 6 माह तकरीबन गुजरे होंगे। और फिर इसी दौरान में मरी के आर्मी पब्लिक कॉलेज चनार कैंपस में लेक्चरर उर्दू की जरूरत थी। तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो फिर मुझे यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। तो मैं 2002 में मरी आ गया। तो मरी आने के बाद फिर 21 साल हो गए हैं। 2002 से अब 2023 है, तो जी। मैं मरी में ही मुकीम हूँ। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये जिंदगी का सफर वाकई ही बड़ा दिलचस्प है आपका। और ये किस तरफ आए, किस तरह से आप अफसाना निगारी की तरफ, शायरी की तरफ आना, ये कुछ नजर आता है वाकई कि ये ऊपर से ही मंसूबा था कोई। बात औक़ात ये होता है कि हम शायर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शायर नहीं होते। कोशिश करने से कुछ शेर कभी कहे जा सकते हैं, कुछ दुरुस्त, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो वो बात नहीं होती, वो जो रूह है ना शेर की, वो उसमें नहीं होती। अच्छा, शायरी की तरफ आपका जो रुझान तो हुआ, लेकिन अफसाना निगारी की तरफ भी आपने बता दिया कि वो जो स्टोरी का जो था वो सिलसिला वहां से आपका चलता रहा, और कॉलम निगारी की तरफ कैसे आपका आना हुआ? जी अच्छा, अफसाने की तरफ वो मैंने इब्तदा में जो कुछ बताया है उसमें थोड़ा इजाफा करता चलता चलूं। हुआ ये था कि पहली बात ये है कि क्या चीज है मिसाल के तौर पर जो आपको मजबूर करती है लिखने के लिए।
तो उसमें ये है कि ये जो असनाफ अदब हैं, शायरी है, नसर है, उसमें अफसाना है, कॉलम है, तो असल में ये इजहार ख्यालात का एक जरिया है। हम्म, और अब जब हमारे जज्बात, एहसासात और ख्यालात, जब हम ये चाहते हैं कि हम किसी तक पहुंचाएं, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई वसीला तो बनेगा। हम्म, लेकिन अब इसमें शायरी एक अलग जरिया है और नसर एक अलग जरिया है। जी जी जी। शायरी तो कलाम मौजू है और उसमें वो हरगिज मतलब आम नहीं है। उसमें आपको मुरवजा बहरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, औजान का ख्याल रखना पड़ता है, और शायरी के असूलों के मुताबिक आप अपने ख्याल को बयान करते हैं। तो यूं समझिए कि बहुत से ऐसे ख्यालात थे जो मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायरी में वो कहना मुनासिब नहीं है, तो उसके लिए कुछ जरिया और चाहिए। तो और नसर जो है वो, क्योंकि नसर एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने ख्यालात को बिल्कुल सादा अल्फाज में वाज़े तौर पर बयान कर देते हैं। हाँ, वो तो एक्सप्लिसिटली, मैंने आप एक्सप्लिसिटली करते हैं ना, ज्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं उसको, ज्यादा बिल्कुल लफ्ज बिल्कुल। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। तो जब इस तरह से कुछ ऐसी बातें थी, ऐसे ख्यालात थे जो मेरे जहन में होते थे कि मैं इसको किस तरह से पहुंचा सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए सोचा कि क्यों ना अफसाना लिखा जाए। अब मैंने अफसाना एक लिखा। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार इंटरनेशनल।